हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही एडवांस फॉर्म ऑफ हार्ट फेलियर थेरेपी के बारे में, कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी के बारे में। मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हूं जो वलसाड डिस्ट्रिक्ट गुजरात में प्रैक्टिस करता है, वापी और वलसाड में। आज मैं बात करने वाला हूं कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी यानी CRT डिवाइस के बारे में। बेसिकली काफ़ी लोग हमसे आके पूछते हैं कि सर हार्ट फेलियर है, हार्ट का पंपिंग ख़राब है, उसमें कोई मशीन नहीं आती क्या, कोई दवा के अलावा कोई ऑल्टरनेटिव या ऑपरेशन ऐसा नहीं है जिससे हार्ट का पंपिंग सुधारा जा सकता है या मृत्यु का दर कम किया जा सकता है या व्यक्ति की जान को बचाई जा सकती है। हमने ऑलरेडी ICD यानी इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर के बारे में अलग वीडियो किया जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज स्पेसिफिकली मैं बात करने वाला हूँ CRT डिवाइस के बारे में। ये एकमात्र ऐसा डिवाइस है जो हार्ट फेलियर में हार्ट के पंप फंक्शन को सुधारने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसका प्रयोग करने से जिन लोग का भी हार्ट का पंपिंग वीक है वो कुछ हद तक नॉर्मलाइज हो सकता है। पूरी तरह नॉर्मल तो नहीं होगा लेकिन कुछ हद तक उसमें बेटरमेंट किया जा सकता है। तो आज हम इस थेरेपी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली CRT यानी कि एक तरह का पेसमेकर के तरह का डिवाइस है जो कि एक माचिस के डिब्बे के जैसा डिवाइस होता है जो कि कंधे पर एक छोटे चीरे के द्वारा लगा दिया जाता है। इसके लिए एक माइनर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है जो कि आधे से 1 घंटा चलती है। कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क इसमें इन्वॉल्व नहीं है और ऑन एन एवरेज पेशेंट को 3 से 4 दिन हॉस्पिटल रखना पड़ता है। माइनर सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। ये डिवाइस को हार्ट फेलियर के पेशेंट्स में हम लगा देते हैं। इसमें बेसिकली 3 इलेक्ट्रोड्स होते हैं यानी कि 3 लीड्स वाला पेसमेकर एक तरह से कह सकते हैं इसको। जिसमें कि एक लीड राइट एट्रियम में यानी हार्ट के ऊपर के चेंबर में, एक लीड राइट वेंट्रिकल में यानी हार्ट के नीचे के चेंबर में और एक लीड लेफ्ट वेंट्रिकल को पेस करने के लिए कोरोनरी साइनस में इंसर्ट किया जाता है। ये बेसिकली 2 नीचे और एक लेफ्ट वेंट्रिकल में इस तरह से 3 लीड्स रहती हैं जो कि हार्ट को तीनों साइड से एक साथ में पेस करती है। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है कि जब भी हार्ट फेलियर हो जाता है तो हार्ट का करंट कंडक्शन सिस्टम खिंचाव की वजह से ख़राब हो जाता है। हार्ट में करंट प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं हो पाता जिसकी वजह से जब हार्ट को बीट करने का मैसेज करंट कंडक्शन सिस्टम द्वारा मिलता है तो ये करंट पूरे हार्ट में बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाता और हार्ट को एक प्रॉपर मैसेज नहीं मिल पाता कि हार्ट को उस टाइम पे धड़कना है। सारे सेगमेंट्स में एक साथ से करंट नहीं पहुंच पाता जिसकी वजह से कोई सेगमेंट पहले और कोई सेगमेंट बाद में ऐसे धड़कता है। ऐसा होने पर होता ये है कि हार्ट में 16 सेगमेंट होते हैं, कोई अंदर जा रहा है कोई बाहर जा रहा है, सेम टाइम पे काम नहीं कर रहे, तो एक तरह का असामंजस्य या डिससिंक्रोनी क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से अलग अलग सेगमेंट्स एक साथ बराबर रूप से काम नहीं कर पाते हैं जिससे हार्ट का पंप फंक्शन एग्जिस्टिंग जितना है उससे भी खराब काम करता है और वाल्व्स भी प्रॉपर काम नहीं कर पाते जिससे वाल्व में लीक होने लगता है। तो कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी में बेसिकली हम 3 जगह से हार्ट को अलग तरह से करंट देते हैं और ये करंट हार्ट के सारे टिश्यूज में थोड़ा जल्दी डिस्ट्रीब्यूट होता है जिसकी वजह से हार्ट का जो करंट कंडक्शन सिस्टम है जितना खराब है उससे थोड़ा बेटर हार्ट के सारे टिश्यूज को करंट मिलता है। तो सारे 16 सेगमेंट्स थोड़ा एक साथ साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसकी वजह से हार्ट का पंप फंक्शन में भी सुधार मिलता है और वाल्व्स के लीकेज में भी सिग्निफिकेंट रिडक्शन मिलता है। कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी का डिसएडवांटेज ये है कि ऑलमोस्ट 100% पेशेंट्स इसमें रिकवर होते हैं ऐसा नहीं है। ये बीमारी को भी पूरी तरह से रिकवर करता है ऐसा नहीं है। हार्ट का पंप फंक्शन कुछ हद तक सुधारता है। ज़्यादातर लोग के पंपिंग फंक्शन में 10-15% जितना बेनिफिट इसमें मैक्सिमम देखा जा सकता है और इसमें भी हर पेशेंट को बेनिफिट नहीं मिलता है। इवन अप्रोप्रिएटली सिलेक्टेड केसेस में भी 60-70% लोगों को ही अच्छा बेनिफिट मिलता है। बाकी लोग को भी बेनिफिट अगर मिलेगा तो माइल्ड मिलेगा। हाँ, किसी का नुकसान नहीं होगा पर लेकिन बेनिफिट सब पेशेंट को बराबर मिलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इसके लिए भी हर पेशेंट में हम लगा सकते हैं ऐसा नहीं है। इसमें एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया जिसे ECG में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक मॉर्फोलॉजी बोलते हैं यानी कि LBBB मॉर्फोलॉजी। ये मॉर्फोलॉजी में हार्ट का जो QRS सिस्टम है वो थोड़ा सा चौड़ा दिखने लगता है। तो ऐसे केसेस में CRT थेरेपी करने का ज़्यादा फायदा होता है क्योंकि ये LBBB में अगर किसी की ECG में है तो वो एक तरह का ECG मार्कर है जो कि सजेस्ट करता है कि व्यक्ति का करंट कंडक्शन सिस्टम बहुत स्लो चल रहा है और एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में हार्ट का करंट डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम लग रहा है। तो जिन लोगों को भी ECG में LBBB मॉर्फोलॉजी है सिर्फ उन्हीं लोग को ही CRT थेरेपी से सिग्निफिकेंट बेनिफिट मिलता है और उसमें भी 60-70% लोगों को ही बेनिफिट मिलता है, 100% को बेनिफिट नहीं मिलता है। इसलिए CRT थेरेपी हर एक व्यक्ति में नहीं लगाया जा सकता। जो अप्रोप्रिएटली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उसमें ही लगाया जा सकता है। इसके कुछ कौन कैंडिडेट्स में फ़ायदा होगा इसको जज करने के लिए कुछ इकोकार्डियोग्राफिक पैरामीटर्स भी है जहाँ पे हार्ट के डिससिंक्रोनी को इवैल्यूएट करते हैं। पर बेसिकली आप ये मान के चल सकते हैं कि जहाँ पे भी QRS वाइड है और LBBB ECG में ज़्यादातर ये वहीं पे फ़ायदा करेगा।
कुछ लोगों को ईसीजी में आरबीबी भी यानी एलबीबी मॉर्फोलॉजी का उल्टा रहता है, वो अगर आरबीबी मॉर्फोलॉजी रहता है तो भी सीआरटी को यूज़ किया जा सकता है। हालांकि इसका बेनिफिट उनमें काफ़ी कम है, सिर्फ एलबीबी मॉर्फोलॉजी वाले लोगों को ही इसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो बेसिकली सीआरटी का डिसएडवांटेज ये है कि हर प्रकार के पेशेंट में यूज़ नहीं किया जाता, बहुत सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में ही इसको यूज़ किया जा सकता है और उनमें भी पूरी तरह से फ़ायदा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। बेसिकली सीआरटी करने के लिए पेशेंट को 2 से 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। एक माइनर सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में किया जाता है। इसमें ज़्यादातर कॉम्प्लिकेशन नहीं होता, पर कभी कभी जब नीडल पंचर हम लीड को लगाने के लिए करते हैं तो कभी कभी उसमें अगर लंग्स में वो नीडल चला जाए तो हवा भरने का रिस्क रहता है, जिसे निमोथोरैक्स बोलते हैं। कभी कभी वहाँ ब्लड लीकेज होने की वजह से अगर अबनॉर्मल आर्टरी अगर पंचर हो जाए तो ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे हीमोथोरैक्स बोलते हैं, ब्लड जमा हो सकता है। और कभी कभी वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है। ये थोड़ी पॉसिबिलिटीज़ है, पर इसका चांस 1% से भी कम है। ऑन एन एवरेज सीआरटी प्रोसीजर को करने में लगभग 1 आध घंटा जैसा टाइम लगता है। थोड़ा सा कॉस्टली डिवाइस है ये डिवाइस, ज़्यादातर 3 साढ़े 3 लाख 4 लाख तक का इसका हॉस्पिटल में कॉस्ट पड़ता है। अलग अलग कन्फिग्रेशंस के अलग अलग टाइप्स के सीआरटी डिवाइसेस होते हैं, जिसमें बैटरी लाइफ अलग अलग होती है, जिसके हिसाब से उसका कॉस्ट वेरी करता है। सीआरटी डिवाइस अलग अलग कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, कुछ जर्मन बेस्ड, इंडियन बेस्ड, अमेरिकन बेस्ड अलग अलग रहती है। सबके कॉस्ट और लाइफ लॉन्जिटिविटी सब अलग रहती है। सीआरटी डिवाइस जो है हर पेशेंट में, जैसा कि मैंने कहा, नहीं किया जा सकता। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर तो नहीं है, पर क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, खर्चे वाला काम है और हर एक पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता, इसलिए अपने यहाँ पे हर पेशेंट में यूज़ नहीं करते। फॉरेन कंट्रीज़ में जहाँ ज़्यादातर लोग इंश्योरेंस कवर्ड होते हैं, वहाँ पे सीआरटी डिवाइस को ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये डिवाइस यूएस FDA अप्रूव्ड है, क्लास 1 इंडिकेशन है, तो इसलिए फॉरेन कंट्रीज़ में तो ज़्यादातर इसको इंश्योरेंस कवर्ड पेशेंट में यूज़ किया जाता है। अपने यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, लोग अगर बड़ा पैसा खर्च करते हैं तो लोग को 100% गारंटीड रिजल्ट चाहिए होता है, और क्योंकि इस तरह की थेरेपी में 100% गारंटीड रिजल्ट नहीं आप गारंटी कर सकते, तो इसके लिए ये हर पेशेंट में यूज़ नहीं किया जा सकता। पर हाँ, अगर सही तरह का कैंडिडेट हो जिसको इससे एलवीबी मॉर्फोलॉजी और फ़ायदा होने का अंदेशा हो, वैसे लोगों में सीआरटी थेरेपी को यूज़ करना चाहिए। हार्ट का पंप फंक्शन इससे नॉर्मल नहीं होगा, कुछ हद तक इससे बेटर हो जाएगा। ज़्यादातर ये सीआरटी डिवाइस जो है सिलेक्टेड हार्ट फेलियर पेशेंट्स में किया जाता है। हार्ट अटैक पेशेंट्स में भी अगर किसी को हार्ट फेलियर बहुत ज़्यादा है तो थोड़े टाइम के बाद सीआरटी डिवाइस को प्लान किया जा सकता है, खासकर अगर हार्ट अटैक के बाद ईसीजी में एलवीबी मॉर्फोलॉजी हो तो किया जा सकता है। यूजुअली हर सिलेक्टेड हार्ट फेलियर पेशेंट्स में जहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है ज़्यादातर लोगों में फ़ायदा होता है। नुकसान बहुत कम पेशेंट्स में होता है, थोड़ा बहुत पेरी प्रोसीजर किसी को इन्फेक्शन या कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो अलग बात है, अदरवाइज इस डिवाइस को लगाने से किसी को नुकसान नहीं होता है। इस डिवाइस को करने के बाद जैसे पेसमेकर रिलेटेड प्रिकॉशंस होते हैं, लगभग वैसे ही प्रिकॉशंस होते हैं, क्योंकि ये कंधे पर लगाया जाता है तो यूजली 3 से 6 महीने तक वो लीड जो है उनका अटैचमेंट थोड़ा वीक रहता है, तो हाथ को झटका नहीं लगना चाहिए। फोर्स से हाथ को अगर झटका लगेगा तो लीड बाहर आ सकती है, जिसके कारण अगर ऐसा होता है तो पूरा प्रोसीजर वापस से दोबारा करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो शुरुआत के 6-7 महीने थोड़ा सा ज़्यादा कॉशियस रखने की ज़रूरत है। ये हैंड का मूवमेंट कंपेरेटिवली थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड रखने की ज़रूरत है जहाँ पे पेसमेकर लगाए, ताकि ये मसल में खिंचाव उत्पन्न ना हो। इसके अलावा सीआरटी डिवाइस भी मैग्नेट से कंट्रोल होने वाला डिवाइस, करंट से कंट्रोल होने वाला डिवाइस है, तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में आपको एक्सपोजर में नहीं होना है। वही सब रिस्ट्रिक्शन जो पेसमेकर वाले पेशेंट में होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा हाई फील्ड करंट के एक्सपोजर में नहीं जाना है। अगर करंट के एक्सपोजर में आप बहुत ज़्यादा जाते हैं तो कभी कभी ये करंट का जो कंडक्शन है वो फेल हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इसके करंट कंडक्शन के साथ इंटरफेयर कर सकती है। आप अगर ब्रेन का एमआरआई स्कैन वगैरह भी कराते हैं तो भी इसके करंट के साथ इंटरफेयर कर सकती है। हालांकि ज़्यादातर आजकल सीआरटी डिवाइस जो है वो एमआरआई कंपैटिबल आने लग गए हैं, यानी कि एमआरआई डिवाइस या मैग्नेटिक फील्ड से भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर पुराने जनरेशन का किसी को सीआरटी डिवाइस हो जो एमआरआई कंपैटिबल ना हो तो वैसे पेशेंट्स को एमआरआई करने में थोड़ा सा दिक्कत आती है, और वैसे पेशेंट में एमआरआई करने से पहले डिवाइस को बंद करके या एसिंक्रोनस मोड में करके ही उसको किया जा सकता है, फिर भी थोड़ा सा रिस्क तो रहता है। तो इसलिए वैसे पेशेंट में मैग्नेटिक फील्ड का थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और अगर किसी को हार्ट अटैक के बाद हार्ट का पंप फंक्शन खराब है और उसकी सीआरटी डिवाइस की ज़रूरत है तो ज़्यादातर यूजली 40 दिन के आसपास तक का वेट करना चाहिए, उसके बाद सीआरटी डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। अक्यूट हार्ट अटैक में अगर किसी का पंप फंक्शन खराब हो तो उसमें तुरंत सीआरटी डिवाइस को यूजली नहीं किया जाता, थोड़ा दिन वेट करके ही किया जाए तो इसमें ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। और सीआरटी डिवाइस करने के बाद हार्ट को पंप फंक्शन सुधारने की दवाइयाँ बंद नहीं हो जाती, ज़्यादातर वो दवाइयाँ साथ साथ ही चलती है, उनके डोजेज भी लगभग ज़्यादातर वैसे ही चलते हैं। ये एक एड ऑन थेरेपी जैसा है कि जो बाकी हार्ट फेलियर की कन्वेंशनल जो मेडिसिन है उसके साथ बाय साथ काम करता है और हार्ट फंक्शन को सुधारने में मदद करता है।
मेरे इस टॉपिक का बेसिक पर्पज़ ये था कि काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं कि हार्ट फंक्शन सुधारने के लिए कोई मशीन या कोई यंत्र अगर अवेलेबल हो तो हमें बताएं किस केस में यूज़ किया जा सकता है, किस में नहीं किया जा सकता। और वैसे लोग को पूरा इसको समझा पाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि जितनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उस मशीन के बारे में वो आपको मैं बताऊँ, ताकि बीमारी के इस यंत्र के बारे में आपको पता रहे और किस पेशेंट में इसे हम यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं और क्यों सब में नहीं करते, वो आपको पता रहे। अगर आपको हमारे ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगता है और हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम पेशेंट्स के पास लाना चाहते हैं, ताकि उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल हो, उनको इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए अपने डॉक्टर्स और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है, जिसको फॉलो करने से कई बार फ़ायदा होने के बदले नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि ये इस तरह का कंटेंट या इस तरह का टॉपिक्स आपके लिए यूज़फुल है, आपको लगता है कि आपको या आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इससे फ़ायदा होगा, तो इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई और टॉपिक्स पर हमें सब्सिक्वेंट वीडियोस बनाने चाहिए जिसको हमें कवर करना चाहिए, हमारे हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड कोई और अच्छे टॉपिक्स है जिसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके बारे में लिख के हमें बताइए, हम डेफिनेटली फ्यूचर टॉपिक्स में उनको कवर करेंगे।